ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या करवा रहा था, ईवीएस करवा रहा था, और वो भी मैराथन सेशन, जिसमें मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहा था और टू द पॉइंट बता रहा था आपको, जो कि आपकी क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी होती है, जहां से आपका पेपर बनता है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे उसके आगे वाले कुछ टॉपिक के बारे में। कल बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते बोरियत भी महसूस हो गई थी, काफी लंबा हो गया था, 2 घंटे का सेशन हो गया था। उसी सीरीज को वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे हम आज। ओके, तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हमने किस प्रकार से शुरुआत करी थी। ओके, और इसकी 1 या 2 क्लास और होगी और आपका ईवीएस जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सभी के सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए YouTube की तरफ से तो नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया था, जहां से जुड़ना चाहते हो आप वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, ओके, चलिए बिल्कुल कमेंट दिखने शुरू हो गए मुझे। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, जो गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, और जो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उसको गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसे कनेक्ट करना चाहते हो वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो फिर डिले ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करें आज की। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर एक क्लास पैडागोजी की भी करवा दिए। बिल्कुल डियर, पैडागोजी की भी करवा दी जाएगी। ईवीएस का जो पैडागोजी हो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो एक क्लास में हो जाएगा। जो बड़ा है आपका कंटेंट ही बड़ा है इसका। ठीक है, बिल्कुल सीडीपी भी करवा दिया जाएगा, और शाम को 4 बजे सीडीपी चल तो रही है डियर आपकी वैसे भी। आज कितने आर की क्लास होगी डियर? कम से कम 2 आर की तो हो गई, और आज थोड़ी सी मेरी तबियत भी थोड़ी ठीक नहीं है, डाउन हो गया, सर्दी लग गई है, तो उसकी वजह से मैं भी देखता हूं कितनी देर ले सकता हूं। हेडेक होने लग जाएगा, मैं छोड़ दूंगा, और थोड़ा सा मैं तेज भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि तेज जो होगा, एनर्जेटिक जो हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से हेडेक होने लग जाता है। ठीक है, चलिए अभी अभी मेडिसिन से लेके आया हूं, भर की मेडिसिन है सारी की सारी। चलिए अब छोड़ देते हैं अपनी बातों को, अपनी क्लास पर आते हैं। ठीक है, तो फिर नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन मैराथन सेशन पार्ट 3, थ्योरी का पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो ये है आज का हमारा पहला पॉइंट, जो कि है त्योहार यानी कि नृत्य यानी कि फेस्टिवल। तो फेस्टिवल से आपने देखे होंगे एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब कैसे कैसे पॉइंट्स मिल सकते हैं, कैसे कैसे बिंदु मिल सकते हैं, उन सभी की बात करते हुए अच्छी तरीके से समझाते हुए मैं आपको चलूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेराव नृत्य यानी कि चेराव डांस का। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला बिंदु, ये जो चेराव नाच है यानी कि चेराव डांस है, वो कहां पर किया जाता है? तो ये मिजोरम में किया जाता है। तो अगर आप हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया है ये वाला, अगर इस वाले एरिया को आप जानते हो, पहचानते हो, तो आपको पता होगा ये वाला हिस्सा, तो यहां पर जो है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहां पर पड़ता है आपका मिजोरम। ऊपर आपका क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर नीचे आपके लाइन साइवाइज पड़ते हैं। तो ये जो मिजोरम एरिया हमारा पूर्वीय क्षेत्र है, यहां पर जो है वो चावल की फसल कटाई पर क्या मनाया जाता है? चेराव नृत्य यानी कि डांस मनाया जाता है एज ए फेस्टिवल, चावल की फसल अच्छी होने पर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मिजोरम में जो पकी हुई फसल होती है ना, उसको घर तक कैसे ले जाया जाकर? पीठ पर लाद कर ले जाया जाता है। जैसे कि आप यहां पर ये इमेज देख रहे हो, ये फसल को कैसे ले जा रहे हैं? पीठ पर लाद कर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका के होने के बावजूद। ओके सर पूछ रहे हैं सर ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है फर्स्ट के लिए है या सेकंड के लिए है? डियर, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है, ब्लूम टैक्सोनॉमी दोनों जगह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो वहां पर जो पहाड़ी इलाका होने के बावजूद वहां पर क्या है? रास्ते नहीं है इतने सही, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो नहीं अच्छी, इसलिए फसलों को काटकर वो अपने पीठ पर लाद कर ले जाते हैं, पहाड़ी इलाका होने के बावजूद। ओके, चलिए आगे चलें। तो यहां पर बोल रखा है चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडियां लेकर 2-2 लोग जो होते हैं जोड़ियों में आमने सामने बैठती हैं और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और उसके बीच में नृत्य करते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला इमेज देखोगे तो ये क्या है? ऊपर से लिया गया एक इमेज है, जिसमें से देख सकते हो 2-2 आदमियों के जोड़े बैठे हुए हैं आमने सामने और बांस की डंडियों को पीटा जा रहा है, और उसके बीच में कैसे मूव देख सकते हो, कितने मदहोश होकर ये नाच रहे हैं। ओके, तो ये इस प्रकार का एक डांस है। तो अगर आपसे पूछा जाए वह नृत्य कौन सा है जिसमें जमीन की बांस की डंडियों पर 2-2 जोड़ी पर लोग बैठे रहते हैं और बनी बांस की डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है, तो वो है आपका बैम्बू डांस या फिर चेराव नृत्य। दोनों अपने से कोई भी हो तो आप उस पर टिक कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर आज आप क्लियर दिख रहे हो। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका बिहू त्योहार से। चराव नृत्य समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका बिहू त्योहार, बिहू फेस्टिवल। ये दो फेस्टिवल जो थे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोल रखा है, चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। चराव नृत्य कहां मनाया जाता है आपको पता चल गया। अब ध्यान रखिएगा, फिर चावल की फसल कटाई, एक चावल का नाम होता है बोरा, बोरा चावल को फसल कटाई पर असम में क्या मनाया जाता है, बिहू त्योहार मनाया जाता है। ओके, बिहू त्योहार के दौरान जो है वो बांस का क्या बनाया जाता है, भेला घर बनाया जाता है। तो अगर आप एक नीचे में इसमें देख रहे हो तो ये क्या है, एक दिन एक तरीके का भेला घर है जिसमें क्या होता है, सामूहिक भोजन होता है, शाम के टाइम सारे इकट्ठे होकर इसमें खाना खाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बांस का भेला घर कहां बनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो बिहू त्योहार के दिन असम में मनाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि यहां पर जो होता है एक चावल है सेवा नाम का चावल, सेवा नाम के चावल को उस दिन कढ़ाई में डालकर रात में बिहू त्योहार के दिन कढ़ाई में डालकर केले के पत्तों से ढककर क्या बनाया जाता है, बनाया जाता है, जो कि एक तरीके का कैसा है, तो स्टिकी राइस है। देख सकते हो केले के पत्ते में ढककर इस चावल को बनाया गया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए चावल कौन सा होता है, सेवा चावल होता है, चिपचिपा सा होता है, छोटे छोटे राइस होते हैं, स्टिकी राइस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहू त्योहार पर जो औरतें होती हैं वो कौन सी साड़ी पहनती हैं, तो पट और मूंगा की मेखाल चादर पहनती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, ये क्या है, पट एवं मूंगा की मेखाल चादर है, ये साड़ियां पहनती हैं उस दिन बिहू त्योहार के दिन, कौन, वहां की महिलाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है आपका, पोंगल। देखिए दो जो त्योहार थे अब तक के, जो आपके चराव और बिहू, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और फेस्टिवल भी आ सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपका हिंट दिया, जैसे कि केरल में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, इस इलाके के कुछ आपके बातें कही गई हैं, तो यहाँ के कुछ फेस्टिवल भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोंगल त्योहार यानी कि पोंगल फेस्टिवल में क्या होता है, क्या खासियत है और क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। पहला, पोंगल जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्प्लिकिंग। क्या होता है, ओवर स्प्लिकिंग। ऐसा क्यों कहा गया है तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है वो बर्तन में उबलते हुए चावल को क्या करा जाता है, परंपरा के रूप में उबाला जाता है। और ये देखिए नीचे इमेज में दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो ये देखिए, इस मटके में देखिए चावल को डाल दिया जाएगा और चावल जैसे इसमें पकेगा, और जैसे देखा होगा ना चावल पकने के बाद पानी ऊपर आने लग जाता है, तो मटके के बाहर जो गिर जाता है ना पानी, उसी की वजह से, इसी को इसलिए कहा ओवर स्प्लिकिंग, इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, पोंगल त्योहार कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके सर, आपके इंस्टा में 6 पिक्स पोस्ट है क्या? हाँ जी डियर, मेरे इंस्टा में 6 पिक पोस्ट है, मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉलम का चित्र। अब ये कॉलम का चित्र क्या होता है, झूला क्या होता है और खाना पकाना क्या होता है। देखिए कॉलम का चित्र कहने का मतलब है नीचे जो है वो पेंटिंग्स यानी कि एक तरीके का क्या बनाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, कॉलम का चित्र कहा जाता है। झूला क्या होता है, तो ये जो गन्ने दिख रहे हैं इसके एक झूला बनाया जाता है और खाना पकाया जाता है। ये तीनों के तीनों चीज जो है वो पोंगल त्योहार में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेन होता है। ओके, चलिए आगे चलें तो दक्षिण भारत से सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार पर से एक पोंगल होता है। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत जो है हमारे नीचे का एरिया है, जैसे कि तमिलनाडु दक्षिण एरिया में आता है और वहीं के लोग ये मना रहे होते हैं। ओके, तो दक्षिण भारत में फसल कटाई पर एक तरीके से क्या है, लोकप्रिय त्योहार है। जैसे कि यहाँ पर पंजाब साइड में बैसाखी वगैरह होता है, तो वहां पर पोंगल होता है। जैसे कि आई थिंक कल नहीं तो परसों था ये पोंगल। ठीक है, ये लगा ली 1 वीक के आसपास ही था ये पोंगल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता। लीजिए आ भी गया, जनवरी के मध्य में, यानी कि 1 वीक पहले आपका क्या मनाया गया था, ये पोंगल मनाया गया था। ठीक है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, तमिलनाडु, ये वाला एरिया जो है हमारा मैप में देखोगे तो ये वाला एरिया जो है वो तमिलनाडु का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु पोंगल जो है कहां मनाया जाता है, तो वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन
कि तमिलनाडु के वो बताइए कि निकटवर्तीय राज्य कौन से हैं। तो निकटवर्तीय जो है पहला आ जाएगा केरल, और दूसरा आ जाएगा आपका कर्नाटक, और तीसरा आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, निकटवर्तीय राज्य हैं। इतना सा एरिया ये केरल का है, फिर यहां से लेकर यहां तक का एरिया कर्नाटक का है, और फिर पूरा एरिया आंध्र प्रदेश का है। ओके, तो तमिलनाडु के 3 निकटवर्तीय राज्य हो गए। पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैसाखी त्योहार, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था पंजाब साइड में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब में फसल कटाई पर क्या मनाया जाता है, बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, जो कि नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। आप सभी को पता है अंग्रेजों का जो न्यू ईयर आता है वो जनवरी में आता है, फर्स्ट में। चाइनीज का जो आता है वो आई थिंक अप्रैल के आसपास आता है, और हमारा जो आता है वो बैसाखी त्योहार पर आता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी त्योहार के अनुसार नए वसंत के रूप में और नए साल के रूप में मनाते हैं, और पंजाब में फसल कटाई पर इसे मनाते हैं, अच्छी फसल होने पर। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आपका पीडीएफ नहीं मिला है मुझे। तो डियर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जैसे बोला था कि पीडीएफ जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है, चाहे वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी हो, चाहे मैंने आपको जो कल करवाया था एनसीएफ 2005, साथ ही साथ में आरटी एक्ट 2009, और कल वाला मैराथन सेशन ईवीएस का, ये तीनों के तीनों मैंने खुद अपलोड करे हैं। तो ये कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि पीडीएफ नहीं मिली है। तो नहीं मिलने के बावजूद आपका ये हो सकता है कि आपने टेलीग्राम फेक आईडी डाउनलोड कर रखी होगी या फॉलो कर रखी होगी, इसलिए नहीं मिली है आपको। अगर जिस बच्चे को मिल गई है मतलब वो करेक्ट आईडी पर है। फेक पर हो तो उसको अभी अनइंस्टॉल करो, मतलब अनफॉलो करो, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आईडी दे रखी है, उस क्लिक करो, लॉगिन करो उस पर, और उसको फॉलो करो। ठीक है, वहां पर आपको अभी भी टेलीग्राम की यही खासियत है, अगर आप ज्वाइन कल की जगह आज होगे ना, और जो मैंने कल शेयर करा है वो भी आपको दिख जाएगा। व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पीडीएफ डाउनलोड ना करी हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वो सारी की सारी पीडीएफ रखी है अभी भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, ओणम त्योहार। अब ओणम फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ओणम जो होता है वो अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, जो कि 10 दिवसीय फसल उत्सव होता है, और 10 के 10 दिन अलग अलग होती हैं। जैसे कि 10 इमेज देख रहे हो, ये 10 की 10 इमेज जो है वो अलग अलग चीज के हैं। किसी दिन आपके जो होते हैं ऐसे जो होते हैं, ये कुछ पेंटिंग्स बना लेते हैं शरीर पर, कुछ आपके ऐसे नृत्य करते हैं, कहीं पर ऐसा होगा, किसी दिन ऐसा होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग चीज के त्योहार है, जिसमें से सबसे ज्यादा मशहूर जो होती है बोट रेस होती है। ओके, तो बोट रेस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी मैं आपको समझा देता हूं पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रखा है, उत्सव के लिए नृत्य और वल्लमकली, जो ये बोट रेस होती है उसी को ही वल्लमकली सांप नौका दौड़ कहा जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, इसी को ही वल्लमकली सांप दौड़ रेस कहा जाता है, ये अरनमुला बोट रेस कहा जाता है। ये प्रतियोगिता जो करी जाती है वो आयोजित की जाती है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम में जो होता है वो 10वां यानी कि अंतिम दिन होता है। ओके, जिसको थिरुवनम कहते हैं। क्या कहते हैं, थिरुवनम कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें केरल की संस्कृति के लोकप्रिय अभिव्यक्ति यानी कि जो डांस वगैरह होते हैं वो किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हो, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वल्लमकली नामक बोट रेस जो होती है कहाँ होती है, केरल में होती है। कब मनाया जाता है, तो ओणम त्योहार के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, आपको पता होना चाहिए। सर मुझे टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिली है, तो रूपा जी मैं आपको बता दूं, आपने फेक आईडी ज्वाइन कर रखी होगी। आप प्लीज जाकर जो हमारी आईडी है उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके, एक जगह मैंने लिख रखे हैं राज्य और एक जगह लिख रखे हैं मैंने नृत्य यानी कि डांस। ये कुछ ऐसे डांस है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके ईवीएस की बुक में आए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला कर्नाटक। अब कर्नाटक में जो है वो कौन सा मनाया जाता है, यक्षगान मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में यक्षगान। केरल में कथकली। ध्यान रखिएगा, केरल में जो होता है वो कथकली होता है, और कथक जो होता है वो यूपी में होता है। ठीक है, तो केरल में कथकली, पंजाब में जो है वो गिद्धा और भंगड़ा, और साथ ही साथ में गुजरात में गरबा, डांडिया और रास। तो ध्यान रखिएगा। ओके, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपके पीछे दिख नहीं रहा है। मेरे पीछे नहीं दिख रहा डियर आपको, लेकिन आंध्र प्रदेश तक दिख रहा होगा ना। जहां तक दिख रहा है पहले वो देखिए, और जो नहीं दिख रहा होगा उसको भी दिखाएंगे हम। ठीक है,
चलिए, गुजरात में क्या मनाया जाता है? गरबा और डांडिया और रास मनाया जाता है। राजस्थान में क्या मनाया जाता है? तो घूमर मनाया जाता है। तो घूमर ध्यान रखिएगा, एक जगह और मनाया जाता है जो कि हरियाणा होता है, अभी आपको बता दिया जाएगा, अभी ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सुई सीना हो गया, घूमर हो गया, या फिर कठपुतली डांस हो गया, ये सारे के सारे राजस्थान में मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और घिमसा, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और घिमसा। चलिए, अब बच्चे कह रहे हैं साइड हो जाइए। साइड क्या हो जाते हैं डियर? हम गायब भी हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। लीजिए, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। आगे देखिए क्या बोल रखा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या होता है? तो भरतनाट्यम और लिल्ली घोड़ी, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में क्या क्या मनाया जाता है? तो भरतनाट्यम और लिल्ली घोड़ी तमिलनाडु में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है आपका ओडिसी, ये सिंपल है, उड़ीसा में ओडिसी। हरियाणा में मनाया जाता है, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया धमाल तो है ही, और घूमर, घूमर आपका राजस्थान में भी होता है और हरियाणा में भी होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है? लावणी और तमाशा जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नागालैंड में बांस नृत्य यानी कि बैम्बू डांस, और उत्तर प्रदेश में कथक होली नृत्य। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये आपके किस में आए हैं? ईवीएस की बुक में आए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, सभी को दिख गया होगा, वापस आ जाएं हम, लाल बटन दबा दें, मिस्टर इंडिया हो गए गायब। चलिए, समझ में आ गया होगा सभी बात को। अब आ जाइए सर, बिल्कुल डियर, आगे लीजिए। ओके, चलिए, यहां तक बिंदु समझ में आ गया नृत्य के बारे में। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाकर दिखाइए क्या बोल रखा है। देखिए पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल कटाई पर बिहू त्योहार मनाया जाता है? जल्दी से बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन हार्वेस्टिंग ऑफ राइस? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। ओके, बच्चे कह रहे सर बिहार में कुछ नहीं मनाया जाता। डियर, बिहार में भी मनाया जाता है, लेकिन बिहार का जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नहीं पूछा गया, ईवीएस में कोई ऐसा हिंट नहीं दिया गया है। ओके, चलिए, बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो अभी मैंने आपको बताया था बिहू त्योहार जो होता है चावल की फसल कटाई पर मनाया जाता है, जो कि असम में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहू त्योहार किस माह में मनाया जाता है? लीजिए, अब बताइए ये बच्चा कौन सा बताएगा। अगर मैंने आपको अभी जो बिहू त्योहार पढ़ा रहा था उस समय अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा, तो जल्दी से बताइए कि इन विच मंथ ऑफ बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। कौन सा बच्चा बताएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। बिल्कुल डियर, असम में मनाया जाता है। यार गर्मी लगने लगी। चलिए, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर, अरे अप्रैल में कहां चले गए मेरे भाइयों। चलिए, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। जनवरी के माध्यम में मनाया जाता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में 14-15 के आसपास बोला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, बिहार का छठ पूजा फेमस है। अंजिडियर बहुत फेमस है छठ पूजा बिहार के लिए। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी ईवीएस में जहां से इंपॉर्टेंट निकल के आता मैंने वो आपको करवाया है। चलिए, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे चलें तो आपका पॉइंट आ जाता है चमकता सितारा यानी कि गर्ल स्टार। अब चमकते सितारे में कुछ इंपॉर्टेंट नेम आते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें से पहला फर्स्ट नेम आ जाता है आपका अनीता खुशवाहा का। आपने जरूर नाम सुना होगा, क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा देता हूं। अनीता खुशवाहा जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव की रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये जो है मुजफ्फरपुर जिले की बोचाहा गांव की रहने वाली है। इनके घर में जो है इनकी माता, इनके पिताजी और इनके 2 छोटे भाई हैं। बेसिक नॉलेज है। अनीता खुशवाहा को देखना चाहो तो ये है अनीता खुशवाहा, बिहार को देखना चाहो तो ये है जो आपका नेपाल के नीचे, ये है आपका बिहार। ओके, हमारा प्यारा बिहार, जिसको पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था, जो कि सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था पुराने जमाने में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलते हैं, आगे चलें तो ये क्या है? तो ये खुद कॉलेज में पढ़ती हैं और स्कूल के बच्चों को क्या करती हैं? पढ़ाती हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जेब खर्च के लिए, जैसे कि नीचे आप इमेज में ये देख रहे हो। ठीक है, आगे बोल रखा है मैंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था। इन्होंने कहां से? एक गवर्नमेंट संस्था से ट्रेनिंग लेकर। और आगे बोला अनीता
खुशवाहा ने कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, होलसेलर बनना चाहती हूँ, ताकि जो मधुमक्खी पालते हैं उनको शहद की क्या कर सके, सही कीमत दिला सके। उस समय से जो मीडिएटर थे, होलसेलर थे, वो शहद की कीमत सही नहीं देते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं मधुमक्खी का क्या बनना चाहती हूँ, शहद का होलसेलर बनना चाहती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका सूर्यमणि के बारे में। पहला आपने अनीता खुशवाहा का बात पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं किसका, सूर्यमणि का। तो सूर्यमणि भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 मिनट रुकिए यार, 2 मिनट, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का फोन आ रहा है, बहुत पुराने, बहुत दिनों बाद फोन करा इसने, 2 मिनट रुकिए। चलिए जी वापस आ जाइए चलिए चलिए वापस आ जाइए सारे के सारे, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए। देखिए क्या बोल रखा है सूर्यमणि के बारे में। सूर्यमणि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं हो गया काफी यार, ये लगा लीजिए कि मेरी जो पहली जॉब थी, बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैंने जॉब भी करी है, तो पहली जो जॉब थी उसके साथ ये मेरे साथ था, वहीं दोस्त बना था। लगभग लगभग आज से 7-8 साल पुरानी बात है, तो बहुत काफ़ी दिनों बाद फ़ोन करा इसने। इसकी भी बेटी हुई थी, तो बेटी को मैं शायद आखिरी टाइम देखने गया था। बेटी भी आई थिंक इसकी 3-3.5 साल की हो गई होगी, तो उसके बाद हम मिले ही नहीं। तो आज फ़ोन आया था, कह रहा यार मन कर रहा है घूमने के लिए, चल रहा है कहीं घूमने के लिए। मैं कहा बिल्कुल यार 31 के बाद चलेंगे, पेपर वेपर दिलवा के सभी बच्चों को घूमने के लिए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं सूर्यमणि, सूर्यमणि के बारे में पता करते हैं। क्या बात कर रखा देखिए, इस लड़की की जिंदगी जो है वो स्कूल जाकर क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। ध्यान रखिएगा, इस लड़की की जो है वो स्कूल में जाकर क्या होगी, जिंदगी बदल गई। कैसे बदल गई पढ़ते हैं। देखिए सूर्यमणि के पिता जो है वो छोटी सी खेती करते हैं, उनका पूरा परिवार जो होता है वो पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में क्या करता है, बेचता है। यही इनका क्या होता है, पूरा का पूरा घर चलता है। ओके आगे चलें। गर्लफ्रेंड थी, किसकी गर्लफ्रेंड थी डियर? आपके कितने बेबी हैं डियर? मेरा कोई बेबी नहीं है, मेरा भतीजा है, वही हमारा बेबी है, ठीक है। शादी नहीं हुई, तुम बेबी पहले दिलवा दो यार, ठीक है। चलिए क्या बोल रखा है, कोई लड़की ब्याह भी नहीं करेगी, कहीं एक से पहले से एक बाड़ा क्या इसका क्या बोल रखा है देखिए, उसकी माँ बाप से टोकरी, ध्यान रखिएगा, उसकी जो माँ होती है वो क्या करती हैं, बांस से टोकरी बुनकर गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती हैं। ध्यान रखिएगा, उसकी जो माँ है वो बांस की टोकरी बनाती है और साथ ही साथ में गिरे हुए पत्तों से क्या बनाती है, पत्तल बनाकर बेचती है। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, अगर आप बिहार साइड में जाओगे तो ये नॉर्मल सी बात है, बांस की टोकरियां वगैरह बनाना, सूप वगैरह बनाना, हवा करने के लिए पंखे वंखे बनाना, तो ये नॉर्मल बात है वहाँ के लिए, ठीक है।
आगे चलें तो बिशनपुर गांव घने जंगल में है, जहां एक स्कूल था, सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी और बाद में उसने कॉलेज से बीए करा और बीए करके इन्होंने एक एनजीओ खोला और एनजीओ खोलकर ही ये क्या करी थी, आगे चलकर जंगल बचाओ आंदोलन के लिए, जैसे कि 21 साल की थी जब इन्होंने वासवी दीदी के साथ एक कुछ लोगों की मदद से एक केंद्र खोला, जिस केंद्र का नाम रखा तोरांग। तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल। और इसी एनजीओ की मदद से इन्होंने क्या करा था, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करा था। ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो जंगलों को काटा जा रहा था, उन्होंने ये आदिवासियों ने कहा कि जंगल ही हमारे लिए सब कुछ है और जंगल के बिना हम कुछ भी नहीं है। ओके, इसलिए झारखंड में जो जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था, उसका जो नेतृत्व करा था वो किसने करा था, सूर्यमणि ने करा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने करा, तो वो सूर्यमणि ने करा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिंकी करिए मैं भी आ जाऊं घूमने के लिए। बिल्कुल डियर, बिल्कुल आओ, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका जंगल अधिकार कानून 2007। क्या बोल रखा है, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। चलिए मजाक साइड में रखिए, एक बार फटाफट पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम पास में है, ठीक है। सारी चीजें टाइम पर हो, अच्छा लगता है। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर आपकी गर्लफ्रेंड है। डियर ये पर मेरी पर्सनल लाइफ है, इतना मत घुसो यार मेरी लाइफ में, कुछ चीजें जो है वो सीक्रेट रहने दो, ठीक है। चलिए क्या है, जंगल अधिकार कानून 2007। ये क्या है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उसका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगलों और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए, जंगल बचाने का काम भी उनका ग्राम सभा करे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कानून कौन है जो कि कहता है कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है और लोगों को कम से कम 25 साल से रह रहे हो तो उन पर जंगल पर उनका अधिकार है, उनको जमीन से ना हटाया जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लीजिए, नेहा जी ने इसका मतलब भी निकाल दिया कि सर की गर्लफ्रेंड है। अरे वाह, मतलब कोई चीज ऐसी बात हो, सर ने हिंट नहीं दिया और सर का निकालना शुरू कर दिया कि गर्लफ्रेंड है। मतलब कहीं की चीज कहीं भी, ये इंडियन की खासियत है कि कोई चीज ना बताओ ना तो मतलब है, और कोई चीज बता दो कि कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता सर के पास ये हो। तो वही वाली बात है, बता दो तो दिक्कत, नहीं बताओ तो दिक्कत। तो ये सपोज करना, पढ़ो लिखो की ये अच्छी खासियत नहीं है कि आप किसी के बारे में एज्यूम करने लग जाओ। तो एज्यूम किसी के बारे में मत करा करो, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई कि जंगल अधिकार कानून क्या है और जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, ठीक है। चलिए बिल्कुल, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है आपका सुनीता विलियम्स। क्या है, सुनीता विलियम्स बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी में, लेकिन बनी क्या वो, हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता विलियम्स 6 माह से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन थी, सुनीता विलियम्स थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक रहने वाली कौन सी महिला है, तो सुनीता विलियम्स है, जो कि अंतरिक्ष में लगभग 6 मंथ से भी ज्यादा रही थी। ओके, चलिए एक बच्चा कह रहा सर गर्लफ्रेंड थी लेकिन शादी हो गई है। हद है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष जो पृथ्वी होती है वो केवल 3 रंगों में दिखाई देती है। कौन कौन से, ग्रीन वाला पार्ट जो होता है वो किस चीज के लिए शो करता है, हरियाली के लिए। ब्लू वाला पार्ट जो होता है वो किस चीज के लिए शो करता है, वो करता है वाटर के लिए, यानी ये पानी के लिए। और ब्राउन वाला कौन सा, ब्राउन वाला जो शो करता है वो किस लिए करता है, तो वो धरती को शो करता है। तो केवल ये 3 रंगों में दिखाई देता है, इसके अलावा कोई भी पार्टीशन नहीं दिखाया देता कि ये चाइना है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए कहा सुनीता विलियम्स ने कि पृथ्वी जो होती है वो अंतरिक्ष से बड़ी अद्भुत दिखाई देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने, जब सुनीता विलियम्स क्या थी, 5 साल की थी। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले चांद पर उतरने वाले कौन व्यक्ति थे, ये चांद पर उतर रहे हैं, ये कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो वो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे 1969 में। ओके, चलिए आगे चलें। तो आगे बोल रखा है, बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी, तो सुनीता ने कहा शिक्षिका।
ताकि मैं बता सकूं कि विज्ञान और गणित जो है वो जिंदगी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, अगर आपसे पूछा जाए वो क्या बनना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं। आगे चलें तो आगे देखिए यहां पर लिख रखा है क्या, खाना उड़ने का चित्र। तो अगर आपसे पूछा जाए नासा ने खाना उड़ने का चित्र कब जारी करा था, तो ये 11/12/2006 को जारी करा था। कब? 11/12/2006 को। दूसरा चित्र बाल खड़े होने का चित्र, बाल खड़े होने का सुनीता का चित्र कब जारी करा गया, तो उसके 2 दिन बाद 13/12/2006 को। कब? 13/12/2006 को जारी करा गया था। और एक और चित्र जारी करा गया था, कौन सा, तो ये करा गया था 9/12/2006 को। कब? 9/12/2006 को, जब अंतरिक्ष से क्या हुआ था, जब वो सुनीता विलियम्स जो उसमें वो था, जो आपका स्पेसशिप, उसमें बैठकर वो गई थी। कब करा था इन्होंने? 9/12/2006 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो आगे बोल रखा है आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से ये किताब किसने लिखी है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। तो ये आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखा गया है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि यान से बाहर निकलने का जो चित्र जारी करा गया था जो सुनीता का, तो वो कब जारी करा गया था, 16/12/2006 को किया गया था। और जमीन पर पांव ना टिकने का, यानी कि हवा में तैरते रहने का, 11/12/2006 को चित्र जारी करा गया था। ये टोटल मिला के आपके 5 चित्र हैं। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी ट्रेन वाले क्वेश्चन और मैप वाले क्वेश्चन हैं वो जरूर करवा दीजिए। बिल्कुल डियर, मैंने आपकी सारी चीजें सुन रखी है। एक आपको पेडागोजी करवानी है मैराथन में, एक आपको क्लास करवानी है ट्रेन वाली, एक क्लास करवानी है आपको मैप वाली, एक क्लास करनी है आपको सीडीपी वाली, एक क्लास करनी है आपको मैथ्स पेडागोजी की। सारी चीजें मेरी नोट है, डाउन है अपने दिमाग में। आज नहीं तो कल आपकी ईवीएस खत्म हो जाएगी और खत्म होते ही आपको क्या करवाया जाएगा, वो मैप वाला ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, सारी की सारी चीजें आपको रखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आगे आ जाता है पॉइंट बेचंद्री पाल का। किसका? बेचंद्री पाल का। अब बेचंद्री पाल कौन थी, तो बेचंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली थी। ध्यान रखिएगा, बेचंद्री पाल टिकरी गांव की रहने वाली थी, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु उनको चुना गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो यहां पर पड़ता है, गढ़वाल और टिकरी गांव यहां पर पड़ता है। ठीक है, तो यहां की ये रहने वाली थी और 1984 में इनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। आगे बात करें तो 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट, नेपाली नाम जो था वो सागर माथा था, उस पर इन्होंने कदम रखा और लगभग 43 मिनट उन्होंने वहां पर बिताए। अब यहां पर कुछ अपडेट कर लीजिएगा। अब जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है माउंट एवरेस्ट की एक्यूरेट, जो नेपाल है उन्होंने बताया है 8,848.86, ये है उसकी हाइट। ये करेक्ट हाइट बताई गई है नेपाल के द्वारा और इस हाइट को एनसीईआरटी मानता है 8900। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या ध्यान रखना है, ना ही ये ध्यान रखना है ना ही ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये। एनसीईआरटी बोलता है 8900, ये हाइट हो चुकी है आपकी। ठीक है, नहीं डियर 8850 आपको ध्यान नहीं रखना है। एक्यूरेट हाइट तो ये है अभी माउंट एवरेस्ट की, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है 8900, तो 8900 हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। आगे चलें तो वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की 5वीं महिला कौन थी तो बेचंद्री पाल थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय तो भारती पहली लड़की थी ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विश्व की 5वीं और भारतीय पहली। ओके, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। यहां मैंने लिख दिया बेचंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। जिनके गुरु कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इनकी इमेज ये रही और बेचंद्री पाल की इमेज ये रही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के दोनों क्वेश्चनों को, विश्व की 5वीं और भारतीय पहली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो आपका पॉइंट आ जाता है कल्याण मलेश्वरी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, जो कि क्या है, एक वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और इनके पापा क्या हैं, तो पुलिस में हवलदार हैं। ध्यान रखिएगा, इमेज देख सकते हो आपको। और आंध्र प्रदेश पूछा जाए तो कौन सा है, तो ये जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर आंध्र प्रदेश पड़ता है, ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हो। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो एक हो जाएगा आपका तेलंगाना, दूसरा हल्का सा टच करता है छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया उड़ीसा, फिर हो गया कर्नाटक, और फिर हो गया आपका तमिलनाडु। केरला जो है उसका निकटवर्तीय राज्य नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका है ना 1-2 पेज है ना हमें टेलीग्राम पर दे दीजिएगा, हमें परचेज करनी है। अरे डियर, कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। 1-2 पेज का इसको पूरा का पूरा मैं अपलोड करूंगा टेलीग्राम पर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्री है 1-2 पेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू करी थी और लगभग अब ये 130 किलो का वजन उठा लेती हैं, जो कि भारत में इन्होंने 29 मेडल, ध्यान रखिएगा, भारत में और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करा है। और जिनकी 4 बहनें भी और वो भी क्या है, वेट लिफ्टर हैं। तो इमेज में देख सकते हो 130 किलो वजन उठाना कोई बड़ी नामुमकिन, मतलब आसान बात नहीं है, हम भी नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो 130 किलो का वजन उठा लेती हैं। 12 साल से ये ट्रेनिंग कर रही है और भारत के अंदर और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये कौन है, तो ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा जो है वो भारत में नौसेना में क्या है, एक डॉक्टर है। और नौसेना जो होती है वो समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये देख सकते हो, ये है, और ये हमारी नौसेना जो कि समुद्र में रहती है 6-6 महीने तक। ठीक है, ये है पहली महिला है जिन्होंने पूरी की पूरी कमान संभाली थी परेड की। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ये बनता है कि वह पहली महिला कौन है जिन्होंने पूरी की पूरी परेड की कमान संभाली थी, तो वो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो यह जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की थाना मंडी नाम के एक बहुत से छोटे गांव की रहने वाली है। जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। इनसे पूछा गया कि प्रिज्म का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कहा वह कांच जिसमें 7 रंग हो। क्या करा, यह वह कांच जिसमें 7 रंग हो। और पूछा गया कि यह नाम किसने रखा आपका, तो इन्होंने कहा कि यह नाम मेरे पिताजी ने रखा है मेरा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि आपसे पूछा जाए कि कहां की रहने वाली है, तो जम्मू कश्मीर राजौरी जिले की थाना मंडी की रहने वाली है। ये पूछा जाए कि एक लीडर जो होता है उसके पीछे कितनी टुकड़ियां चलती हैं, तो 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरे निर्देश कितने देने होते हैं, तो 36 यानी कि 36 निर्देश देने होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आए आपके यहां से। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान से बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया था। तो जल्दी से बताइए, नासा ने जो सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद चित्र जो जारी किया गया था वो कब करा था, ये अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने का। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। चलिए एक अच्छी बात बताऊं आपको, देखिए अभी जो है हम कम से कम 2100 बच्चे लाइव हैं और लाइक कितने बच्चों ने करा, केवल 1000 बच्चों ने। अरे कंजूसी की हद होती है मेरे भाइयों, जो कंजूस बच्चे हैं 1100 एक बार जाके एक बार अंगूठे को अंगूठा दबाओ और लाइक करो जल्दी से फटाफट वीडियो को। और कल की तरह एक बार फटाफट 3000 बच्चे लाइव करो। कितने, 3000 लाइव करो फटाफट, 3000। और लाइक भी होने के चाहिए कितने, 3000, दोनों एक्यूरेट चलने चाहिए। इतनी कंजूसी ना करो जिन्होंने लाइक ना करा हो। चलिए ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है, 16/12/2006 को चित्र जारी करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये नेपाल का भाग है और भारत जो है इसकी ऊंचाई मानता है, मतलब अब ऊंचाई जो मानता है एनसीईआरटी वो 8900 मानता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही है कि नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है वो 8900 मीटर है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, ये तो अभी मैंने आपको बताया नेपाल का भाग है। कहां का भाग है, नेपाल का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बिंदु आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, यानी कि इंटरनेशनल फेम वेट लिफ्टर है, जो कि अब तक 130 किलो का वजन उठा लेती हैं और भारत के बाहर और भारत के अंदर 29 मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करा है। तो वो कौन है? कल्याण मलेश्वरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है आपका गणतंत्र दिवस परेड में कितने तरह के निर्देश दिए जाते हैं? हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय रिपब्लिक डे परेड? तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि एक लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं जिसको पूरे के पूरे 36 यानी कि 36 निर्देश देने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया थर्ड वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी गांव की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु आ जाता है आपका भोजन यानी कि फूड के बारे में। अब फूड की बात करें तो पहला बात कर लेते हैं मधुमक्खी यानी कि बी कीपिंग के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा था अनिता खुशवाहा के बारे में। ओके, क्या है ये? तो मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट होती है, जैसे कि मनुष्य जो होता है वो समाज में रहना पसंद करता है, समाज के साथ तालमेल बिठाकर चलता है, वैसे ही मधुमक्खी जो होती है वो सामाजिक कीट होती है। ओके, इसमें या फिर इनमें एक रानी मक्खी होती है, छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं और कुछ मधुमक्खियां जो होती हैं वो काम करने वाली होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, छत्ते में जो होती है एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि कार्य करती है अंडे देने का, छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं जिनका काम कुछ ज्यादा खास नहीं होता, और मधुमक्खियां जो होती हैं काम करने वाली होती हैं जो कि अंडों को भी सेती हैं और शहद भी इकट्ठा करती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इन काम करने वाली मक्खियों का ही होता है। आगे बात करें तो मधुमक्खियां ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती है। कहां पर मंडराती है? तो लीची के फूल पर मंडराती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लीची के फूल जो होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में मधुमक्खियां अंडे देती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों पॉइंट में से कि निम्नलिखित में से मधुमक्खियां पालने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है, तो वो अक्टूबर से दिसंबर का है। क्यों? क्योंकि इस समय मधुमक्खियां अंडे देती हैं, अंडे देंगी तो ज्यादा शहद इकट्ठा करेंगी जिससे बी कीपरों को फायदा होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, मधुमक्खी को कौन सी सबसे ज्यादा फूल पसंद है? तो लीची के फूल पसंद है जो कि फरवरी माह के महीने में खिलते हैं। ओके ओके, बच्चे कह रहे सर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज को शो क्यों नहीं करते हो? डियर, मैं इंस्टाग्राम पर 2-3 दिन में एक बार लाइव आता हूं और एक ही दिन में सारे के सारे मैसेज को रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, चलिए ओके, बच्चे कह रहे हैं एक आदर्श परिवार कौन सा है, संयुक्त है या एकल है? तो ध्यान रखिएगा, आदर्श परिवार की बात करी जाए तो वो आपका संयुक्त है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त है। क्यों? क्योंकि उस परिवार में जो है अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, बच्चे का भाषा विकास अच्छा होगा, बच्चे को नेतृत्व अच्छा मिलेगा, बच्चे का नैतिक विकास अच्छा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां और बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां पाई जाती हैं। तो नीचे अगर आप इमेज देखोगे तो रानी मक्खी का जो साइज होता है कुछ इतना साइज होता है, देख सकते हो। अगर नर ड्रोन की बात करी जाए तो कुछ इस प्रकार का साइज होता है जिसमें डंक नहीं होता। पीछे की साइड देखो, इसका जो है पिछवाड़ा वो बिल्कुल गोल है, लेकिन डंक देखो रानी मक्खी के पास है, नर ड्रोन के पास नहीं होता है और वर्कर के पास होता है। ओके, तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो कौन सी रानी मधुमक्खी है, कौन से वर्कर है और कौन से ड्रोन है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए सोहेल जी ने 20 रुपए का क्या करा है, सुपर चैट करा है, धन्यवाद डियर आपका। चलिए आगे चलें तो जब एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि मधुमक्खी को क्या पता चल गया है, शहद का पता चल गया। देख सकते हो नीचे इमेज में मैंने दे रखा है, अलग ही तरीके का कुछ डांस कर रही होती हैं हवा में। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जब इनको शहद का पता चल जाता है तो इस प्रकार की ये हरकतें करती हैं। आगे बात करें तो मधुमक्खी पालने हेतु बक्से का प्रयोग किया जाता है जिसकी कीमत जो होती है वो 2000 रुपए होती है। तो जैसे कि ये आप ये एक बक्सा देख रहे हो, इस बक्से के अंदर मधुमक्खियां पाली जाती हैं बी कीपरों के द्वारा और यहाँ पर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसके द्वारा मधुमक्खियां अंदर जाती हैं, जिसकी कीमत कितनी है, 2000 रुपए है। पूछा जाएगा नहीं, बस ध्यान रख लीजिएगा एज ए नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे बात करें सुपर चैट ये कैसे होता है नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो कमेंट बॉक्स में देखोगे यहां पर तो लिखा होगा आपका सुपर चैट का ऑप्शन। ठीक है, वहां से होता है, बिल्कुल जो कमेंट लिखते हो ना आप उसके बगल में एक डॉलर का निशान बना होता है, वहां से होता है सुपर चैट।
चलिए, तो यहां पर देखो क्या बोल रखा है, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डलता है। ध्यान रखिएगा, जो ये डब्बा होता है ये देख सकते हो क्या डाला जा रहा है, चीनी का सिरम डाला जा रहा है। चलिए एक बार 2 मिनट रुकिए यार डियर, एक बार और फोन आ रहा है किसी का। तो ध्यान रखिएगा, चीनी का मीठा घोल किस में डाला जाता है, तो इस डब्बे में डाला, इसमें मधुमक्खी के इस डब्बे में डाला जाता है, ताकि क्या हो सके, तो वो अट्रैक्ट होकर चीनी के घोल से शहद भी बना सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। आगे बात करें, दवा में छत्ते को साफ करने हेतु क्या होती है, दवा जो होती है मधुमक्खी के छत्ते को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि ये देख सकते हो, शहद अलग कर लिया, निकाल लिया, जो ये फ्रेम होता है इस फ्रेम को बाद में दवाई से साफ भी किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो शहद के एक बक्से में लगभग कितना शहद मिलता है, तो 12 किलो शहद मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलें, तो मधुमक्खी के डंक से क्या मिलता है, तो फेरेमिक अम्ल मिलता है, जो कि अब डंक मारती है जहां पर, तो देखा होगा लाल लाल सा पड़ जाता है, नहीं तो अचानक से आदमी क्या होता है, तंदुरुस्त हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेरेमिक अम्ल के कारण जो होता है रैशेज होने लग जाता है, खुजाओगे तो शरीर मोटा हो जाता है, जिसके असर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, देसी इलाज, चूना, साबुन या लोह की चीजें जो होती हैं उस पर रगड़ते हैं। ओके, तो अगर आपको किसी बच्चे को मोटा होना, जो दुबला पतला हो, वो पूरे के पूरे शरीर पर मधुमक्खी से कटवा लो, आप मोटे मोटे हो जाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कीट, दूसरे सामाजिक कीट के बारे में, चींटी, दीमक और ततैया। ये भी क्या होते हैं, सामाजिक कीट होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो कि सामाजिक कीट है, समूह में रहते हैं, तो चींटी, दीमक और ततैया भी जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। ठीक है, इनके डंक में भी क्या होता है, तो फेरेमिक अम्ल होता है, इनके काटने से भी क्या होगा, आप मोटे मोटे तंदुरुस्त हो जाओगे। ठीक है, आगे है चींटी जो होती है, ध्यान रखिएगा एक कीट है। क्या है, चींटी एक कीट है। चींटी सिपाही जो होती है वो बिल का ध्यान रखते हैं, और चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। फालतू के क्वेश्चन है, ध्यान नहीं रखना है आपको, रखना है तो रख लीजिएगा, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, 1, 2 और 3, तीसरी टांग इधर, 1, 2 और 3, चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। हमारी कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, 1 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, चलिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, झूम खेती यानी कि झूम फार्मिंग। अब ये क्या होता है, तो झूम खेती करना एक तरीका है, करने एक तरीका जो कि पहाड़ पर मिजोरम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, झूम खेती एक तरीके की फार्मिंग है जो कि पहाड़ी इलाकों में करा जाता है, जो कि कहाँ है, हमारा मिजोरम एरिया है। मिजोरम की बात करी जाए तो ये देखो, ये हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, मणिपुर के नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपका मिजोरम पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आपका मिजोरम पड़ता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा मिजोरम वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो झूम खेती एक तरीके की खेती करने का तरीका है जो कि पहाड़ों में किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है जिसको, जो कि सीढ़ीदार खेतियां होती हैं। आगे बात करें तो लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा कहां पर है, तो मिजोरम में है, जिसको झूम खेती कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, लॉटरी द्वारा खेती करने की जमीन दी जाती है, वो कहां दी जाती है, तो मिजोरम में दी जाती है। ठीक है, आगे चलें तो झूम खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल हेतु आराम करने देते हैं, ताकि जमीन की उर्वरक शक्ति यानी कि उपजाऊ शक्ति क्या हो सके, बढ़ सके। तो वहां पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती है एक फसल लेने के बाद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इस जगह पर जो भी बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। जैसे कि आप ये नीचे इमेज में देख रहे हो, जो भी जंगल खरपतवार उग गए इन सालों में, तो उसको वहीं पर ही गिरा दिया जाता है और जला दिया जाता है। और जो ये राख होती है वो किसका काम करती है, तो एक तरीके से ये फर्टिलाइजर का काम करती है। ओके, और ये देख सकते हो, ये इमेज में क्या है, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, एक तरीके की झूम खेती है ये। ठीक है, चलिए आगे चलें तो नेक्स्ट है
फिर जब इस जमीन पर खेती करने की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो ये देख सकते हो, ये एक प्रकार की खेती करके दिखाई गई है, एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। या फिर ये देख सकते हो, जब ये जला दिया जाता है, इसको जलाने के बाद यहाँ पर किसी प्रकार की जुताई नहीं करी जा रही, देखो हल्का हल्का सा खरोचा जा रहा है और इसी में लाइन वाइज बीज छिड़क दिए जाएंगे और खेती कर ली जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। कहां किया जाता है? चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। और मिजोरम में बांस के बर्तन जो होते हैं, कप वगैरह होते हैं, वो मिलते हैं। मिजोरम डांस के बारे में तो अभी मैंने आपको बता दिया। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि बांस के बर्तन कहां मिलते हैं, तो मिजोरम में ही मिलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन करवाइए आप ईवीएस के। बिल्कुल अनूप जी, ये जो है आपकी मैराथन सेशन थोड़ी सी आपकी देर की है, आने या तो कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगी, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। और जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं तो इसके बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं, जैसे कि ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बताइए, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। बताइए क्या बोल रखा है? मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो जनवरी से मार्च तक का होता है। और पढ़िए और आंसर बताइए इसका क्या होगा सही। चलिए बच्चे कह रहा हूं ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए पहला है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च, बिल्कुल गलत है, मैंने अभी आपको बताया था अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट है लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन ने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने की चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलिए आगे चलें। तो बोल रखा है मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्सों का प्रयोग करते हैं उसमें मक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं? तो अभी अभी आपको मैंने बोला था चीनी का घोल डालते हैं, चीनी का मीठा सिरम डालते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो अभी अभी आपको बताया कि अक्टूबर से दिसंबर जो होता है मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, एग देने का समय होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा शहद इकट्ठा करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था जिस जिस बच्चों ने लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है? तो ये तो हमने अभी अभी बात करी कि भारत के जो राज्य होते हैं, पूर्वोत्तर राज्य, उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन कीजिए। क्या बोल रखा है? देखिए, एक फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष के लिए खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काटकर वहीं जला दिया जाता है, लेकिन वहां पर गिराकर जलाया जाता है, काट कर नहीं। तो इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, बीज बोने से पहले गहरी जुताई करी जाती है, बिल्कुल गलत है, हल्की सी जमीन को हिलाया जाता है। नेक्स्ट है एक ही खेत में 3-3, 4-4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, गलत है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जिस हिसाब से ए और डी बिल्कुल सही था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए डी है नहीं, तो हम बी को भी सही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल डियर। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है आपका कि हमारे देश में एक जंगल में, ध्यान रखिएगा, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित किया जाता है। तो टिन का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय भी कि टिन जो होता है एक तरीके से लोहे का कनस्तर मान लीजिए, जिसमें जितने इसमें बीज आते हैं उस बीज को कितने जमीन पर बोया जाता है, वो आपका टिन की मात्रा में जमीन दी जाती है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सेकंड होगा कि वह जमीन जिस पर कोई भी किसान 1 टिन बीज बोता
होता है उसको 1 टिन जमीन कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने पर्यावरणीय कानून यानी कि इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर। कई क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉ से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, कुछ लॉ मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं और कुछ दोबारा अभी रिवीज हो जाएंगे। पहला लॉ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब लागू किया गया? 1986 में लागू किया गया। ओके, चलिए क्या बोल रखा है, इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा 26 सेक्शंस है जिसको पार्ट किया गया है 4 चैप्टर यानी कि 4 अध्याय में, जिसको लागू किया गया था पूरे के पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को। कब लागू किया गया था? 19 नवंबर 1986 को। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। इसके संपन्न हुए इसके प्रभावित होकर भारत ने क्या निकाला? पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कानून निकाला, अधिनियम निकाला, जिसको नाम से जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था, उसको देखते हुए, नजर रखते हुए हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए नियम लाया गया। किससे प्रभावित होकर? तो स्टॉकहोम में जो आपकी संयुक्त राष्ट्र की प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, तो वो उससे प्रभावित होकर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 में हुआ था। कहां हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या होता है? तो भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के वन्य जीव की रक्षा और तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीव में अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उसके उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम को लागू किया गया। जैसे कि आप सभी को पता है, हिरण को उसकी खुशबू के लिए, शेर को उसकी खालों के लिए, अलग अलग जानवरों को इसके बालों के लिए, खालों के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए मारकर उनका क्या करा जाता था? अवैध व्यापार किया जाता था, जिससे लाखों लाखों लोग कमाते थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने जानवरों को बचाने के लिए ये नियम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो वन अधिकार अधिनियम 2006 या फिर इसको 2007 भी कह दिया जाता है, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था सूर्यमणि वाला। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2006 दिसंबर की बात है जब इसको पारित करा था और पूरे देश में लागू करा था 2007 में, इसलिए 2006 हो या 2007 हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कि यह कानून जंगलों में रहने वाले लोगों को भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अधिकार दिलाता है या उससे जुड़ा हुआ है। ओके, पॉइंट पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलें तो यह कानून जो होता है पारित किया गया था 18 दिसंबर 2006 को और लागू किया गया 31 दिसंबर 2007 को। इसलिए कई बार 2006 लिख दिया जाता है, इस बार कई बार 2007 लिख दिया जाता है। मेन प्रोबेबली आपका 7 ही देखने को मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलें तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि झारखंड में जो जंगलों को बेचा जा रहा था काट के लकड़ियों को, उसको बचाने के लिए सूर्यमणि ने एक नेतृत्व करा जंगल बचाओ आंदोलन का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने करा? सूर्यमणि ने, जो कि अभी मैंने आपको कानून बताया जंगल अधिकार कानून 2006, जिसको 2007 एनसीईआरटी मानता है। तो यह कानून क्या करता है? आदिवासियों को जंगल पर रह रहे उनका हक दिलाता है। जो लगभग 25 साल से उस जंगल में रह रहे हो, कम से कम उन लोगों के वहां के जंगल पर, उस पर पैदा होने वाली चीजों पर हक है और उन्हें जंगल से ना हटाया जाए और जंगल को साफ सुथरा और क्या करते हैं, फल फूलने के लिए उनकी ग्राम सभा काम करें। ठीक है, ये आपका फैक्ट रिपीट हो गया है, लेकिन अधिकार कानून पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने आपका रिपीट कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आ जाता है आपका चिपकू आंदोलन। अब चिपकू आंदोलन आप सभी को पता है, इस आंदोलन में महिलाएं जो है वो पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इन महिलाओं ने इस पेड़ों को पकड़ लिया। आप देख सकते हो पेड़ कितना मोटा है कि 4 महिलाएं सामने खड़ी हैं, लेकिन फिर भी पेड़ को इन्होंने अभी ढका नहीं है, पीछे से और होगा। तो इन वृक्षों को बचाने के लिए पेड़ों को चुन लिया गया और चिपकू आंदोलन जारी किया गया। इसी के लिए एक बात आती है, आज से 300 साल पहले की बात,
राजस्थान जोधपुर की बात है, जहाँ के खेजड़ली नामक एक गांव था जिसमें खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई और उनके साथ साथ में उनके बच्चों ने और उनके साथ साथ में 363 महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी, ऐसे ही पेड़ों से चिपक कर। जैसे वो पेड़ों से चिपकी तो लकड़हारों ने लकड़ी काटने के लिए उनको भी काट दिया। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था 1970 में, वो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ये आप इमेज देख सकते हो सुंदरलाल बहुगुणा की, और यहाँ पर देखो तो ये जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था तो सुंदरलाल बहुगुणा ने करा था। ओके, चलिए आगे चलें तो एक आंदोलन हो जाता है आपका अपिको आंदोलन। अब ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन की तरह ही आपका ये अपिको आंदोलन है, जिसका नेतृत्व किसने करा था तो पांडुरंगा हेगड़े ने करा था। ये कब की बात है तो ये 1983 की बात है। अब ये जो चिपको आंदोलन था उसी से प्रभावित होकर कर्नाटक के लोगों ने शुरुआत करा। अब कर्नाटक में जो भाषा होती है उसके अनुसार अपिको का मतलब होता है चिपकना। चिपको वही वाली बात होगी, चिपको या अपिको। तो अगर आपसे बात करी जाए चिपको की तो वो 1970 की बात है, अपिको की बात करें तो ये 1983 की बात है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो नर्मदा आंदोलन यानी कि नर्मदा मूवमेंट आता है, 1989 की बात है। तो पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा मूवमेंट कब की बात है तो 1989 की बात है। इस आंदोलन से के प्रमुख जो नेता थे वो बाबा आप्टे या फिर मेघा पटकर थी। ध्यान रखिएगा, इस मूवमेंट के जो मेन आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो बाबा आप्टे थे या फिर मेघा पटकर थी। इस आंदोलन की शुरुआत करी थी वो नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था ना उसके विरोध में की गई थी। जैसे देख सकते हो, आप सभी को पता है किसी नदी के ऊपर जब बांध बनता है तो वहां के लोगों को अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। ओके, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों ने उनका नेतृत्व करा बाबा आप्टे ने और मेघा पटकर ने, और नाम आया इसका नर्मदा आंदोलन, जो कि 1989 की बात है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो डियर राइट हैंड साइड में यहाँ पर 3 डॉट होंगे, उस 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी 480p पर कर लीजिए, क्लियर दिखाई नहीं लेने लग जाएगा। हमारे यहाँ से 1080p पर चलता है वीडियो, फुल HD में चलती है हमारे यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे चलें, इसके कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला? जल्दी से बताइए किसके आंदोलन में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला था? बिल्कुल, अभी अभी हमने बात करी सूर्यमणि के बारे में। सूर्यमणि के नेतृत्व में ही क्या मिला था? जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला था। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलें तो दे रखा है कि नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगलों पर, वहां पर पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे, यह कानून होना चाहिए। तो अभी अभी हमने बात करी वन जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के बारे में। ये जो है जंगल आपका कानून देता है, जो जंगल में 25 साल से कम रह रहे हैं उनको जंगल से नहीं हटाया जा सकता, और जो पैदा होती है जंगलों में वो सारा का सारा अधिकार उनका है उस पर। ओके, चलिए आगे चलें तो बात कर लेते हैं हम कुछ रोगों के बारे में, डिजीज के बारे में। क्वेश्चन आपसा डिजीज से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मच्छरों से होने वाले रोग, मॉस्किटो से होने वाले रोगों की क्या बात करना है आपको? ध्यान रखना है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ध्यान रखिएगा, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों के तीनों रोग जो होते हैं वो मच्छरों के काटने से होते हैं। किससे होते हैं? मच्छरों के काटने से होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर क्लास कब से स्टार्ट होती है? तो डियर क्लास जो होती है वो डेली 12-15 से स्टार्ट होती है। कितनी? 12-15 से स्टार्ट होती है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो ध्यान रख लीजिए, 12-15 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मलेरिया मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, जो कि प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा। किसके द्वारा? मादा मलेरिया एनफ्लीज मच्छर जो होता है वो। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मादा एनफ्लीज मच्छर होता है वो आपका भूरे चिट्टेदार रंग का दिखाई देता है ऐसा, और जो एंडीज मच्छर होता है जो कि डेंगू के लिए कारण होता है वो दिखाई देता है काले रंग का। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मलेरिया जो होता है एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू जो होता है वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, न्यू क्लासेस कब से शुरू होंगी? तो डियर न्यू क्लासेस आफ्टर सीटेट शुरू होंगी। ओके, अभी जो हमारा रिवीजन चल रहा है सीटेट के लिए।
चलिए आगे बात करें तो मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं, जिससे पता चला जाता है कि इसको मलेरिया हुआ है। वर्षा के बाद मलेरिया ज्यादा फैलता है, डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, वर्षा के बाद मलेरिया फैलेगा और डेंगू अक्टूबर से दिसंबर में फैलेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि मलेरिया कब फैलता है, तो वो वर्षा के बाद फैलता है। ओके, चलिए आगे बात करें तो मच्छरों के लार्वे का रंग जो होता है भूरा होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो मलेरिया की दवाई कुनैन नाम के एक सिनकोना पेड़ से की छाल से बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, मलेरिया की जो दवाई होती है कुनैन, वो सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ओके, देख सकते हो नीचे मैंने आपके लिए इमेज दे रखी है, ये आपका सिनकोना का पेड़ है और ये उसकी छाल है। इसी की तैयार करके इसको मेडिसिन बनाई जाती है, जिसका मेडिसिन का नाम क्या है, तो कुनैन नाम है। ओके, नेक्स्ट है डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देता है। ध्यान रखिएगा, जो डेंगू का मच्छर होगा वो कहां देगा अंडे, साफ पानी में अंडे देगा। ओके, नेहा कह रही है मच्छर ही काटती है, मच्छर नहीं काटता। बिल्कुल डियर, मच्छर ही काटती है, मच्छर नहीं काटता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैस से यह बीमारी फैलती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मलेरिया के बारे में ये पुरानी अवधारणा थी, जो गंदगी होती है उस गंदगी के कारण जो जहरीले गैसें होती है, उन जहरीली गैसों की वजह से मलेरिया होता है। ओके, आगे चलकर रोनाल्ड रोस ने इसको साबित करा था और कहा था ये जहरीले गैसों से नहीं होती, मच्छरों के काटने से होती है। अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो तालाब में मच्छरों के लार्वा को खाने हेतु, ध्यान रखिएगा, एक मछली आती है, वैसे तो रहू वगैरह कतला वगैरह ये मछली भी डाली जाती है, लेकिन गैम्बूसिया एक मछली होती है, उसको पाला जाता है। ओके, और तेल का भी छिड़काव करा जाता है, जिसके कारण O2 ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है और मलेरिया के अंडे देने या प्रजनन करने की प्रक्रिया थम जाती है, जिसके कारण मलेरिया के मच्छर वहां पर नहीं उत्पन्न होते। ओके, चलिए आगे चलते हैं, रोनाल्ड रोस के बारे में पढ़ लेते हैं। रोनाल्ड रोस ने खोज की कि मलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने से होता है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में लगाया था। इससे पहले यह माना जाता था कि ये गंदगी के जहरीले गैसों से होता है। ओके, चलिए आगे बात करें तो 1902 में इस चीज के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ओके, आगे चलें तो इन मच्छरों का रंग जो होता है भूरा, वह पंख छिट्टेदार होते हैं और इनके पेट में क्या होते हैं, जीवाणु रहते हैं। क्या रहते हैं, जीवाणु रहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 1905 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। ठीक है, चलिए 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 एक बात ध्यान रखिए डियर, जिस जिस बच्चों ने लाइक नहीं करा, कम से कम 2500 बच्चे क्या है लाइव हैं, लाइक करा केवल 1500 बच्चों ने। तो यार जो ये कंजूसी दिखा रहे हो 1000 बच्चे, फटाफट एक बार लाइक कर दो वीडियो को यार, इतना तो कर ही सकते हो, और शेयर कर दो एक बार फटाफट कि मेरा भी मन खुश हो जाए। 3000 बच्चे कर दो फटाफट, 3000 बच्चे लाइव कर दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका एनीमिया के बारे में। अब ये एनीमिया क्या है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अनीमिया कैसे होता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में जो सामान्य मात्रा होती है वो 12 से 16 होती है। ध्यान रखिएगा, 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। तो अगर आप एक नीचे रिपोर्ट देखोगे तो रिपोर्ट में देखो यहाँ पर लिख रखा है, एक आरती नाम की बच्ची है जिसकी रिपोर्ट तैयार करी गई, जिसमें बोला गया नॉर्मल रेंज होना चाहिए 12 से 16 होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं में जो नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन का वो 12 से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन अथवा लौह की कमी से एनीमिया होता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बोला हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है और लौह की कमी से भी एनीमिया होता है। दोनों के दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन में लौह तथा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं, यहां पर अगर पता चलना चाहो कि किसको एनीमिया है और कौन नॉर्मल है, तो देख सकते हो ये हैंड कैसे लाल लाल से दिखाई दे रहा है और ये देख सकते हो कैसे पीला पीला सा दिखाई दे रहा है। तो खून की कमी से अपना शरीर जो होता है वो लाल की जगह पीला दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या है, एनीमिया से ग्रसित है वो। ओके, अब इस चीज को दूर करने के लिए, लौह तत्वों को पूर्ति करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी हमें खानी चाहिए। क्यों, क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। ओके,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन की मात्रा भरपूर किसमें होती है, प्रचुर मात्रा में, तो वो होती है जैकरी, आंवला और ग्रीन वेजिटेबल के अंदर। ओके, चलिए आगे बात करें। तो उसी के साथ साथ में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जियां, रोटियां, ये भी आपके मुख्य स्रोत हैं हीमोग्लोबिन के। लेकिन आपको सबसे ज्यादा मेन जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे बात कर लेते हैं मक्खियों से होने वाली बीमारियां। ध्यान रखिएगा, मक्खियों से होने वाली बीमारियां, तो ध्यान रखना है आपको कि मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मक्खी से ही हमें हैजा, डायरिया और निंद्रा रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मक्खियों से ही हमें हैजा, डायरिया और निंद्रा रोग होता है। पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है इस बिंदु को। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो देखो यहां पर जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरिया से कुछ होने वाले डिजीज हैं, जैसे कि कुष्ठ रोग हो गया, हैजा हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, या फिर आपका खाद्य विषाक्तता जिसे आप फूड पॉइजनिंग कहते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके रोग हैं जो कि जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। ओके, किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूरे के पूरे आए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने यहां पर इसको डाल दिया गया है। ओके, बाकी मैंने आपको जीवाणु, विषाणु, फंगी, इन चीजों से बीमारी होने वाले सारे के सारे मैंने लिस्ट दे रखी है, ट्रिक बता रखी है। अगर आप वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है सर, अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तो अब कैसे हद यार, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो आप। बच्चे कह रहे हैं सर अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तो अब तैयारी कैसे करें। तो डियर, उसके लिए एक ही आपका रीजन है, ना पढ़ने के कारण आपकी कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन अब कैसे तैयारी करें, तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा समय देना होगा। जैसे कि मैं आपकी जो मैराथन क्लासेस लगा रहा हूं, वो किस लिए लगा रहा हूं कि आपकी कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके। तो ये मैराथन सेशन आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखिए, मलेरिया रोग प्रमुखता किस समय फैलता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था जो मलेरिया डिसीज होता है वो वर्षा के बाद फैलता है। कब फैलता है? वर्षा के बाद। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी और जहरीली गैस से फैलता है। तो ये आपका मलेरिया के प्रति थी। किसके प्रति? मलेरिया के प्रति यह अवधारणा थी कि ये रोग जो होता है वो गंदगी या फिर जहरीली गैस के कारण फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताका झांकी की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, उनको 1902 में उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था और 1905 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कौन थे? तो ये रोनाल्ड रोस थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूं। तो ये किस चीज से ग्रसित हो सकता है? तो ये किस चीज से ग्रसित है? मलेरिया से। ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है, हिंदी में ऑप्शन नंबर और इंग्लिश में ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या होगा इंग्लिश में? ऑप्शन नंबर थर्ड और हिंदी में ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था अंडे देने के लिए करती है। किसके लिए? अंडे देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो देख रहे हो उसका पीडीएफ ले लो, डीके एकेडमी सीटेट क्लियर, अमित यादव। अरे डियर, इतने ज्यादा नोट्स पे भरोसा हो गया क्या बच्चों को मेरे? धन्यवाद डियर, बिल्कुल इसी हिसाब से वो नोट्स बनाए गए हैं, टेंशन ना लीजिए। मैंने अपनी पूरी की पूरी ईमानदारी से वो नोट्स बनाए हैं। बिल्कुल सही कहा है, सीटेट में आपका वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ये रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, ओके, बच्चे कह रहे हैं सर ट्रिक वाली वीडियो नहीं मिल रही है। टेंशन मत लो, चलिए दोबारा अपलोड करवा दी जाएगी, दोबारा आपको समझा दिया जाएगा। और बताओ नहीं मिल रही तो। ठीक है,
चलिए, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा मैराथन सेशन ईवीएस का। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी जो है थोड़ी सी तबीयत वीक हो गई है। कल मैंने जब आपको क्लास ली थी तो उसकी वजह से पता नहीं मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात में शाम का भी क्लास लेने का मेरा जी नहीं था 4 बजे वाला, लेकिन मैंने जैसे तैसे ले ली। और आज भी आपको शाम को 4 बजे अगर क्लास होगी तो इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास मैं ले लूंगा। वैसे क्लास जो है मुझे लग रहा है प्रॉपरली देख सकता हूँ। अगर तबीयत ठीक हुई तो मैं 4 बजे वाली क्लास लूंगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है आज 4 बजे वाली क्लास। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत थोड़ा खराब हो गई है। अभी भी मैं देख सकते हो पूरा एनर्जेटिक होकर नहीं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर दर्द होने लग जाता, पेट दर्द होने लग जाता, और मैं कुछ भी खा रहा हूं तो वोमिटिंग हो रही है मुझे, एक इसलिए। तो दवाई लेकर आराम करते हैं, देखते हैं अगर ठीक हुआ मैं 4 बजे तक तो मैं आपको दोबारा क्लास ले लूंगा। ठीक है, बाकी इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा जो ईवीएस का पीडीएफ होता है ना, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इमेजेस वगैरह है ना वो चीज अपलोड नहीं हो पाती है, तो बार बार उसको रिकरेक्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा पीडीएफ लेट अपलोड होगा, लेकिन हो जाएगा। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो ये हमारी लर्निंग ऐप है डीके अकेडमी, यहाँ पर जाकर ले लीजिए। हर नोट्स पर आपको 30% का ऑफ मिल रहा है अभी। ओके, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी रखा गया, अगर टेस्ट लेना चाहते हो तो टेस्ट भी लगा सकते हो। बाकी ये मेरी इंस्टा की आईडी है, फॉलो करना चाहते हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अभी कोई बात रहने देते हैं, शाम को देखते हैं। रेस्ट करता हूं मैं थोड़ी देर। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,